हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये कलाम के द्वारा लिया हुआ मेजर टेस्ट नंबर सेकंड है और इससे पहले मेजर फर्स्ट भी हमने करा दिया है। तो सेकंड देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, 90 क्वेश्चन तो कॉमन रहते हैं, आप किसी भी लेवल से हो तो आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप साइंस मैथ से हो या लेवल फर्स्ट से हो या SST से। ये 90 क्वेश्चन तो कॉमन रहेंगे, बाकी जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते चलिएगा, हम हर बार की तरह जो सोल्व करते हैं उसी प्रकार देखेंगे। जिसमें से हिंदी के 45 क्वेश्चन है, जिसमें से ग्रामर भी पूछी गई है और टीचिंग मेथड यानी जो आपकी पेडागोजी बोल दीजिएगा, ये शिक्षण विधियाँ, वो सभी इसमें इंक्लूड है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से लोकांक्ति का सही अर्थ नहीं है, वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्यों गलत है देखिएगा। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका अर्थ अगर हम सेंस निकालते हैं तो ये नहीं होता है कि व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, ये नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह से 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब होता है एक तरह से अलगाव की स्थिति, या दूसरे शब्दों में कहें तो फूट पड़ना, एक तरह से फूट पड़ना। तो इस प्रकार का सेंस निकलता है, तो इस वजह से गलत हुआ। एक 4 नंबर को देखिएगा, 3 लोग से मथुरा न्यारी, इसका मतलब ये नहीं होता कि मिलजुल कर विचार बनाए रखना। इसका मतलब होता है एक तरह से सबसे अलग, या फिर ऐसे कह सकते हैं अन्य से भिन्न, इस प्रकार का इसका सेंस निकलता है। तो ये दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब 1 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। बाकी सही है, दे रखी थे ऑप्शन नंबर ऊँट के किस करवट बैठेगा, यानी परिणाम में अनिश्चितता होती है, ये बात सही है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इसका मतलब बुरे से और अधिक बुरा होना, तो यानी ये दोनों तो सही थे, गलत हो गए 1 और 4। हमें गलत ही पूछा था कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 4 ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड देखिएगा, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे, अगर आप खुद पढ़ के देख लेना, जैसे 4 चांद लगना, इसका मतलब सुबह कम नहीं होता है, इसका मतलब होता है सुबह बढ़ाना होता है एक तरह से, तो कम करना नहीं होगा, इस वजह से ये गलत हुआ है। बाकी कच्चा चिट्टा खुलना, एक तरह से भेद खुलना, और छाती पर मूंग दलना का मतलब बहुत परेशान करना। बाकी चोली दामन का साथ होना यानी घनिष्ठ संबंध होना। तो ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है ये, भीली या वागड़ी बोडीरो क्षेत्र, यानी ये भीली या वागड़ी जो बोली बोली जाती है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ध्यान रखना, दक्षिण राजस्थान होता है ना, उसमें वागड़ी या भीली बोली जाती है, इसे इस प्रकार लिखा जाता है वागड़ी। ये ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन में या तो मिस प्रिंटिंग हुई है या हो सकता है इन्होंने जानबूझ के डाला है। आप पढ़ के देख लेना, थ्योरी वगैरह जो भी दे रखी है, राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते ना, तो उसमें भाषा भी आती है, भाषा और साहित्य, तो उसमें देखना पड़ के। जो ये वाली बागड़ी होती है, ये तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा यानी राजस्थान के दक्षिणी जिले में बोली जाती है। एक होती है बागड़, सॉरी ये भी बागड़ी बोलते हैं, सही बागड़ कह लीजिएगा, बागड़ी तो ये बोली जाती है। जैसे उत्तरी जिले आते हैं ना राजस्थान के, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, तो उनमें बोली जाती है। कुछ पंजाब की सीमा लगती है तो उस क्षेत्र में भी बोली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला है ना। हालांकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देना था आपको, दिखाई भले ऐसा वाला दिखाई दे रहा हो, ये वाला बागड़ी, ये नहीं है, ये वाला दे रखा है, गलत दे रखा है, ये वाला होगा। ओवरऑल कहा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंपल सा है, आप देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा वागड़ी लिखा है, लेकिन ये वाला लिखा है इसमें, ठीक है, होना चाहिए ये वाला। लेकिन ओवरऑल आपने समझ लिया होगा, दक्षिण राजस्थान के लिए ये वाला व वाला वागड़ी होता है, और ये ब वाला होता है, ये उत्तर भारत के, सॉरी उत्तर भारत क्यों करें, उत्तर राजस्थान के लिए होगा, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, श्रीधर व्यास री लिखोड़ी रचना कुर्सी है, यानी इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, तो वो है रणमल चंद, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपकी एक तरह से वीर काव्य है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, जैसे चंद्र बताइए वो किस प्रकार का मतलब काव्य रहा है, तो वो प्रेम काव्य रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुनंदा खेल रही है, रेखांकित पद में पदबंध होगा। सिंपल है, देखो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया से संबंधित बात हो रही है, निश्चित तौर से ये क्रिया पदबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, ये किस प्रकार का वाक्य है। हालांकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है इच्छार्थक वाक्य। हालांकि ये भी प्रकार दे रखे हैं इसमें, लेकिन इसमें से जो बात कही गई है ना, तुम अच्छे अंक प्राप्त करो परीक्षा में, तो इस प्रकार का ये कथन है, वो इच्छार्थक या इच्छार्थक जो भी वाक्य होते हैं या इच्छार्थक बोल सकते हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये सेंटेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य होगा। देखिए मिश्र वाक्य देखिएगा पहला ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, तो ओवरऑल जब जो इस प्रकार के शब्द मोस्टली डिपेंडेबल वाक्य होते हैं ना, ओवरऑल मिश्र वाक्य हो ही जाता है उसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये रचना के आधार पर होती है, संरचना या रचना बोली गई, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये यहाँ से पूछा है, इससे पिछला क्वेश्चन पूछा था अर्थ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
हालांकि और भी ऑप्शन देख लेते हैं जानकारी के लिए। देखिए ये कह रहा है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। किंतु और परंतु इस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं ना तो मोस्टली वो संयुक्त में ही आ जाते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो निश्चित तौर से ये तो सरल ही वाक्य हो गया, ठीक है। और ऑप्शनों की बात करें, जैसे दो लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो सीधा ही सेंटेंस है, यानी सीधा मीन्स एक है, इसमें एक उद्देश्य एक विधि है, तो निश्चित तौर से ये भी साधारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो देख लीजिएगा आप सभी को ऑप्शनों को। ओवरऑल हम ये कहेंगे, आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे कि जो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो इस प्रकार के दो साधारण वाक्य अगर किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ते हैं ना, जैसे और, परंतु, किंतु, इस प्रकार के, तो निश्चित तौर से वो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। यही पूछा था। और ऑप्शनों की बात करें, जैसे लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सीधा सेंटेंस है, साधारण हो जाएगा। साधारण में से सरल एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक है बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया। बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया, सीधा सेंटेंस है, सरल ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया। जहाँ खेत थे वहाँ शहर, तो कहीं ना कहीं दोनों वाक्य डिपेंडेबल है, तो हम ये कहेंगे मिश्र वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से असंगत बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अर्धविराम का चिन्ह ये सही है, लाघव चिन्ह होता है ये इस प्रकार का होता है, पूर्ण विराम है ये वाला चिन्ह नहीं होता, पूर्ण विराम तो फुल स्टॉप होता है, तो ये तो फिर बिंदी लग जाती है ना नीचे, तो ये तो फिर वो हो जाता है कौन सा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, असंगत बताना था। बाकी वितरण चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक गद्यांश दे रखा है, 10 से 18 तक क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे जाएंगे। आप एक बार गद्यांश देख लीजिएगा, ये सामने दे रखा है, एक सेकंड रुकिएगा, अगर देखना है तो देख लीजिएगा, अच्छा खासा दे रखा है गद्यांश। अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस गद्यांश में कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो आपको गद्यांश के आधार पर ही छांटनी होंगी और वाकई में उन्हीं से संबंधित बात कही गई है। देखो कुछ तो ऐसे आते हैं डायरेक्टली ग्रामर आती है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, अगर हमें ग्रामर की नॉलेज अच्छी होती है तो। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई में हमें गद्यांश को देखना ही होता है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उत्साह, आनंद और साहस का मिला जुला रूप रेखांकित शब्द का सही अर्थ क्या हुआ। साहस का मतलब क्या है ये बताना है इस गद्यांश के आधार पर। अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस गद्यांश को पढ़ के, उसमें यही बात कहा गया है कि भय का सामना करने की इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर ऑप्शनों को देखते हुए आप आसानी से पहचान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिएगा कि उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है, वाक्य में कौन सा काल है। देखो ता है, ती है, निश्चित तौर से सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। इस प्रकार की इस सेंटेंस बोलीजिएगा, टेंस बोलीजिएगा, इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट देखिएगा 12वें नंबर क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से भिन्न है वो बताइए। प्रेरणा अच्छी होती है तो ये स्त्री हो जाएगी, ठीक है, स्त्रीलिंग बोलेंगे। स्त्री का मतलब जीवन कैसा होता है, जीवन अच्छी नहीं होती, जीवन अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। मन है अच्छा होता है तो ये भी पुल्लिंग। उत्साह अच्छा होता है तो पुल्लिंग। तो इसका मतलब हमें भिन्न बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। ऐसे भी अंतर कर सकते हैं, हालांकि आंसर इसी आधार पर लगेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रखा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कवि है तो ये मेल है, इसका फीमेल चेंज करेंगे, कवित्री होता है तो ये वाला होता है कवित्री। ये बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वस्तु शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा। तो वस्तु से वस्तुएं बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है 15 नंबर का, मन में जो स्फूर्ति होने पर प्रत्येक कार्य में उत्साह जागता है और उपयुक्त वाक्य का पूर्व भूतकाल में रूप क्या होगा। देखिएगा पूर्व भूतकाल का मतलब जैसे राम स्कूल गया, तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो ओवरऑल इसी प्रकार की आपको सेंस निकालना होगा कि ऐसी बात किस में हो रही है, और वो भी पूर्व भूतकाल की। देखिएगा आप सभी सेंटेंसों को पढ़ लीजिएगा, कुछ चीज़ों में आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे जागता था, तो निश्चित तौर से ये तो वर्तमान की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस की, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए बताऊँ आपको जानकारी, देखो ये है ना जाग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जैसे बोलते हैं अपूर्ण काल, वर्तमान का अपूर्ण काल होता है, तो ये भी वर्तमान से ही संबंधित है, तो ये भी कट गया। अब देखिएगा एक तो गया था और एक जाग गया है। ओवरऑल देखा जाए इन दोनों सेंटेंसों में आपको ये तो निश्चित हो गया कि ये पास्ट टेंस है। हमें ये पूछा है पूर्व भूतकाल। देखो पूर्व भूतकाल का मतलब होता है जिसमें कोई कार्य कंप्लीट हो ही जाता है। तो देखिएगा अब इसका सेंस निकालना होगा आपको, ठीक है। देखो आपको डायरेक्टली मालूम है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको प्रत्येक ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है तो इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें होगा, देखो मन में स्फूर्ति होने पर प्रत्येक कार्य में उत्साह जाग गया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये है ना जाग गया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला है ना है, इसकी वजह से ये सेंटेंस है आपके पूर्व भूतकाल में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। देखिएगा इसके कई तरह के लॉजिक होते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि जैसे स्वर्ग है, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेक अर्थ होंगे, तो ये कहीं ना कहीं गो के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
किसी की योग्यता की जांच करने वाला के लिए उपयुक्त एकार्थी शब्द क्या होगा? तो वो होगा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वर्णनी की दृष्टि से अशुद्ध रूप कौन सा है? तो ये आनंद है ना, आनंद, ये नहीं होगा। तो आनंद, तो या तो आप आनंद इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर आनंद है आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है, यानी लिखने से संबंधित? देखिए ध्वनि सामत तो होगी नहीं, देखो कहो भी नहीं होगी क्योंकि ये प्रदर्शन में आ जाती है, अनुध्वनि भी नहीं होगी, लेकिन होगी रूप रेखा अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के सारे कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं होगा? देखिए ये पूछा है हमें शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के सारे कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए सभी को देखिएगा आप ऑप्शनों को, हम ये कहेंगे जो अल्प स्मृति है ना, ये आपके कहीं ना कहीं पिछड़ेपन के लिए जो आपकी शारीरिक कारण है ना, ये नहीं होगा, बाकी सभी में हो जाएगा, चाहे उच्चारण दोष हो, शारीरिक दोष हो या शारीरिक विकलांगता हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट देखिएगा कि कठपुतली का प्रदर्शन है अनुदेशन सामग्री के किस वर्ग में से संबंधित है? देखिए कठपुतली का प्रदर्शन है वो श्रव्य दृश्य में आएगा। श्रव्य दृश्य का मतलब उसे हम देख सकते हैं, उसमें जो सामने चलता है तो उसे सुन सकते हैं। इस हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है, भावों और विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करके अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना किस उद्देश्य में आएगा? यानी पूर्ण तो तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, यानी किसी के साथ आप संबंध बताने लग जाएं, और अलौकिक आनंद की अनुभूति करने वाला उद्देश्य क्या होगा? ओवरऑल कहें तो हम तो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कविता का शिक्षण कराते हैं तो उसी में इस प्रकार की अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, नाटक की कथा वस्तु पात्र कथोपकथन और भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है? देखिएगा नाटक की बात आएगी तो हम ये कहते हैं मुख्यतः ऐसे मानते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं ना, जैसे चाहे वो कथा वस्तु का पात्र हो या कथोपकथन हो, भाषा शैली हो, ये सभी व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय क्या होता है? तो हमें ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हमें ये कहेंगे कि सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने की कुशलता प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए अधिगम सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे द्रुत मौन वाचन का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण करना चाहिए? पहले तो देखो आगमन विधि आ जाती है जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, तो पहले तो हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बाकी इसमें किसी में ऐसे उदाहरण से शुरुआत नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट गए, अब बचे ये दोनों। देखिएगा पहले उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण के बाद हम क्या करेंगे, फिर उदाहरण के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे लास्ट में जाके। परीक्षण उदाहरण इनको याद रखिएगा, मध्य में ये रखिएगा, पहले विश्लेषण करेंगे टुकड़े, फिर उसका फिर एक जनरलाइजेशन किया जाता है, तो वो जनरलाइजेशन को ही हम सामान्यीकरण कहते हैं, फिर लास्ट में जाके परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार का ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी एग्जाम मीन्स ये कहे चाहे वो 2nd ग्रेड हो या आपकी 3rd ग्रेड हो, इनमें पूछे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, दूसरी PDF लगानी होगी। देखिएगा ये PDF हमने साइंस मैथ की ले ली क्योंकि उसमें SST वाले में दिखाई नहीं दे रहा था स्पष्ट से, ठीक है। हालांकि ये SST और साइंस मैथ दोनों के कॉमन क्वेश्चन है ये दोनों के, ठीक है। तो देखिएगा जो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है कि एक परिचय जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे बोलते हैं, देखो कमी यानी आप क्यों नहीं सीख पा रहे, इसके रीजन जाने जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है, वही होता है निदानात्मक, जिसे इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें ये निदानात्मक हो जाएगा, इसके बाद फिर उपचारात्मक करेंगे, जो जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाता है, तो इस प्रकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या होता है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि प्राप्तांकों की जो भी बारंबारता है ना, वो रिपीटेशन होता रहे, यानी किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाइएगा, आपके जो अंक है वो समान ही है, एक तरह से ये सेंस निकाला जाता है। भिन्न भिन्न जो भी आपके एग्जामिनर है उनके द्वारा जो भी आपकी कॉपी है या अन्य चीज़ें चेक की जाती हैं, तो उसमें आपकी प्राप्तांक की बारंबारता बराबर आती है। बराबर मीन्स ये कि आपके मार्क्स सेम आते हैं, उसे ही बोलते हैं विश्वसनीयता। इसमें एक वस्तुनिष्ठता और इसी प्रकार का उसका भी सेंस निकाला जाता है, तो अंतर है दोनों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है, हमने 28 कर लिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया था? तो वो था कि 10th की जो परीक्षा है वो HCQ
इस प्रकार का एक ही मात्र ऑप्शन दे रखा था, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। इसमें से अगर देखें तो मिलान वाले हो जाएंगे, क्योंकि बाकी आलोचनात्मक ये तो निबंधात्मक में चले जाएंगे, ये भी निबंधात्मक चले जाएंगे, ये भी निबंधात्मक, ये तीनों तो निबंधात्मक से संबंधित है, ये है वस्तुनिष्ठ से संबंधित, और यही पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो इसे अपनी जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग प्लस आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर भी लगा दोगे। देखिएगा, उत्पादन जीवन के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, उसका हम पुष्टि पोषण मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं फीडबैक प्रदान करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो कुछ इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जब रसोइया सूप चखता है तब यह फिल इन द ब्लैंक्स है, जब अतिथि सूप चखता है तब फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिएगा, अगर जो रसोइया है खुद बनाता है तो वही अगर चेक कर रहा है तो निश्चित तौर से रचनात्मक में आएगा, ठीक है। और जो आपका अतिथि चेक करेगा तो वो योगात्मक में आएगा। जो रसोइया है वो चेक करता है तो उसमें जो चीज़ कमी होती है उसे यानी पूर्ण कर सकता है, ये होता है रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। और जो आपका अतिथि चेक करके बताएगा वो बता देगा किस चीज़ की कमी है, तो वो जजमेंटल हो जाएगा एक तरह से, यानी अंतिम परिणाम हो जाएगा, तो वो योगात्मक में चला जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करेगा CBSE में जो माध्यमिक स्तर पर CC कब लागू किया गया था, यानी जो आपकी 9th-10th की क्लास होती है ना, उसे माध्यमिक स्तर बोलते हैं। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये 2009 और 10 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। निदान वही है जो अब हमने क्वेश्चन पहले किया था। तो देखिएगा, इसमें कुछ विशेषताएं दे रखी है, जैसे कि शैक्षिक निदान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। तो हम ये कहेंगे, देखो छात्रों का चयन आता है और विषय वस्तु की विशेषता भी आई, कठिनाई के स्तरों का अन्वेषण भी आता है, लेकिन शिक्षण विधि का चयन करना ये नहीं आता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। तो हम ओवरऑल जजमेंटल दे रहे हैं ना उसका, या आप ऐसे बोल सकते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिर हम निदानात्मक में चले जाएंगे, ठीक है। क्यों चले जाएंगे, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण नहीं होता, अगर यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन होता ना, हम उस पर चले जाते हैं, क्योंकि वो दे नहीं रखा है। तो उपलब्धि जब ये प्राप्त की जाती है तो निश्चित तौर से उपलब्धि परीक्षण में ही आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेवल पे किया जाता है। लेवल में जैसे प्राइमरी लेवल पर या अपर प्राइमरी या आपके जो सीनियर सेकेंडरी होते हैं उस पर या सेकेंडरी लेवल पर, तो ये आपको खुद से चूज करना है, तो वो होगा प्रारंभिक लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने या समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिसे बोलेंगे तुलना प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। अगर ओवरऑल देखें, देखो कविता कह रहा है को कविता की प्रश्नोत्तर प्रणाली, तो ये खंडान में से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, भाषा शिक्षण की विधियों में से कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, यानी जो नितांत व्यर्थ है वो बतानी है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ये वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन डाल्टन प्रणाली है वो व्यर्थ रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है या कहते हैं। अगर देखें तो इसमें से जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है ना, इसे ही कहते हैं सुग्गा प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। इसमें से ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं अभिनय प्रदर्शन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत इसमें से कौन सा होगा। आप इस सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 43 नंबर है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। अभिव्यक्ति 2 कौशल होते हैं, एक तो होता है आपका बोलना, एक लिखना। तो बोलना लिखना ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे। तो ये आपकी रीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी की शिक्षण विधियों में पूछा था। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों को क्रियाशीलता। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक
रचना के सोपानों का क्रम क्या होगा। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विषय सामग्री का चयन करना, विस्तारीकरण और प्रस्तुतिकरण, यही संबंध हो जाएगा।